नमस्कार साथियों। देखिए, नई शिक्षा नीति का आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में कि अभी 2020-2020 की नई शिक्षा नीति अभी आपने सुनने में आ रही है। ये जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में, जो उनके बारे में मुझसे एक दो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये क्या है। अब ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये जीएस वालों का सब्जेक्ट है, लेकिन इस शिक्षा नीति को जब मैंने स्टडी किया, जब इसके बारे में सुना, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसके बारे में बताना चाहिए। क्योंकि ये शिक्षा नीति इस तरह की है जो उस जिस चीज़ों को हम लोग कभी टेंशन लेते थे, हम लोग कभी परेशान होते थे लाइफ में, वो शिक्षा नीति सही मायनों में अब इन लोगों ने लॉन्च किया है। मतलब जिस चीज़ को लेके हमसे पहले या हमारे आने वाले जो थोड़े बहुत अभी पढ़ रहे स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स अपने स्किल्स को नहीं पहचान पाते। तो अब जो शिक्षा नीति आई है, ये शिक्षा नीति बेहतर है। अब तक के जितने भी पॉइंट्स बने हैं, जितने भी सेगमेंट्स, जितने भी अमेंडमेंट्स इसमें हुए हैं, उन सबको देखते हुए तो मैं सैल्यूट करता हूँ शिक्षा नीति के लिए। ठीक है, सीधे बात करते हैं शिक्षा नीति 2020 का। देखो इसमें क्या हुआ है, इसके सीधे पॉइंट टू पॉइंट में बात कर रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हुए हैं, आप लोगों को जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखना होगा उसमें भी ये चीजें पूछी जाएंगी, चाहे वो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो आपका हिंदी का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, या अपने अपडेशन के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने एक आयोग गठन किया, एक मंत्रालय का निर्माण किया, और इसके जीएस के क्वेश्चंस जो बनेंगे, मेरा जीएस से लेना देना नहीं है, जीएस जनरल साइंस से मेरा कोई वास्ता होता नहीं है, बेसिकली मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसको थोड़ा समझ के चलेगा क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन मंत्रालय एक हुआ करता था इंडिया के अंदर, मानव संसाधन मंत्रालय, इसको बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। यानी अब से जो मानव संसाधन मंत्रालय के जो अध्यक्ष होते होंगे या मंत्री होते होंगे, अब से वो शिक्षा मंत्री की कैटेगरी में ही आएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ठीक है, शिक्षा को प्रमोशन मिल रहा है। और हुआ भी क्या है कि 1986 में जो पहली शिक्षा नीति आई थी इंडिया के अंदर, आज से लगभग 34-35 साल हो गए, 34 साल ही बता रहे हैं सभी, तो वो एग्जैक्टली टाइमिंग देख लेना उसमें, क्योंकि जनवरी फरवरी जब भी चेक करोगे। लेकिन आज से तकरीबन 34 साल पहले 1986 में एक शिक्षा नीति आई थी, और वो शिक्षा नीति वही एक पुराने ढर्रे से चलती आ रही थी। थोड़े बहुत अमेंडमेंट हुए 1992 में हुए, 1995 में हुए, 92 में ज़्यादा अमेंडमेंट माने गए इसके अंदर, लेकिन उसके बाद से इसका कोई लॉजिक नहीं बैठा। अब 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई है। अब उस शिक्षा नीति को देखो, हमें बहुत अच्छी बात है कि टाइम हमारे सामने आया, मतलब शुक्रगुजार हैं मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के या दूसरे सपोर्टिव मिनिस्टर्स के, जिन्होंने कम से कम इस पॉइंट की तरफ थोड़ा सा ध्यान तो आकर्षित किया, हमारा भी, अपना भी और दूसरे लोगों का भी। क्या था इसमें क्या है कि जो इनके अध्यक्ष भी थे, कस्तूरी रंगन, कुछ इस टाइप का नाम था, वो जीएस वाले टीचर आपको बता देंगे इसमें। उन्होंने वो इसरो के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, मैंने सुना इस टाइप से पढ़ा उनके बारे में, इसरो के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और उनकी नीति में एक सिस्टम बना था इस टाइप का, उन्होंने एक शिक्षा नीति को चेंज कर दिया। 2020 में एक शिक्षा नीति लेके आए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा नीति, उसके बारे में समझो। पहला पॉइंट क्या है, देखो इसमें क्या है, जैसे नरेंद्र मोदी जी आपने सुने होंगे, वो हमेशा कहते हैं स्किल्स पे ध्यान दीजिए, स्किल्स पे ध्यान दीजिए। अब स्किल्स होता क्या है यार, हम लोगों को जब 12th कर लिया हमें पता ही नहीं था स्किल क्या है हमारे अंदर। हमारा मन करता था 10th क्लास में हम म्यूजिक सीखना चाहते थे, या ढोलक वोलक जो भी बजाना चाहते थे, या हारमोनियम या माउथ ऑर्गन जो भी होता उसको बजाना चाहते थे, लेकिन पता ही नहीं था हम यार इसमें निकल सकते हैं, ये भी एक लाइन हो सकती है। तो मोदी जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भाई स्किल पे डेवलपमेंट, स्किल के डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा। अब स्किल कैसे हो सकते हैं, कृषि हो सकता है, चिकित्सा क्षेत्र की स्किल्स हो सकती है, डॉक्टरी लैंग्वेज, आप डॉक्टर बनेंगे बाद की चीज है, लेकिन उससे पहले चिकित्सा के अंदर, आप चिकित्सा क्षेत्र में जाने के लिए आपके अंदर एक आग तो होनी चाहिए ना। तो चिकित्सा का क्षेत्र हो सकता है, तकनीकी क्षेत्र हो सकता है, कानून हो सकता है, पुलिस हो सकता है, सोसाइटी का कोई भी ऐसा स्किल हो सकता है जिसमें आप थोड़ी सी एक्टिविटी के साथ कार्य करना चाहते हैं। तो जितने भी ये व्यावसायिक शिक्षाएं हैं, जितने भी व्यावसायिक चीजें हैं, उनको आपके स्कूल्स एजुकेशन के साथ साथ इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब अब से जो बच्चे पढ़ेंगे उनको अब से इंक्लूजन मिलेगा उन चीजों का, कि वो कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं पहले से तैयारी कीजिए, चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां अपना कार्य कौशल दिखाइए, तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां अपना कार्य कौशल दिखाइए, कानूनी क्षेत्र में कार्य कौशल दिखाइए, या किसी और एक्टिविटी में डेवलपमेंट दिखाइए अपना। और ये चीज जो भी आपका इन चीजों में डेवलपमेंट होगा, जिन चीजों के प्रति आप में रुझान होगा, वो स्किल्स आपके रिपोर्ट कार्ड पे एज इट इज मेंशन किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप खेतीबाड़ी करते हैं तो खेतीबाड़ी में मेहनत कीजिए, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन हमें पता कब चलता है, जब हम बीएससी कर चुके होते हैं कि यार बीएससी एग्रीकल्चर नाम की भी एक चीज थी। तो जबकि इंडिया कृषि प्रधान देश है,
तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या हुआ है। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, बहुत अच्छा लगा आपको समझने के लिए, हम लोग जिससे परेशान रहे हैं, आप लोग जिससे परेशान रहे हैं, आने वाली पीढ़ी शायद उससे परेशान ना हो। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम, ध्यान दीजिएगा क्या करूं, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम इसमें अप्रूव हो चुका है। अभी सिस्टम क्या उसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई कोर्स 4 साल का है, आप एक 4 ईयर कोर्स को कर रहे हैं और घर में कोई सिचुएशन ऐसी बन गई, किसी की डेथ हो गई, भगवान न करे कुछ ऐसा हुआ, या कोई और फाइनेंशियली मेंटली कोई भी स्ट्रेस आया, कोई भी प्रॉब्लम आई, तो उसमें 4 साल के कोर्स को आपने मान लीजिए 3 साल का किया था और चौथे साल आपको छोड़ना पड़ा, तो आपका कोर्स खत्म हो जाता है। या तो आप उसमें एक्स दीजिए, या आप उसमें बैक के एग्जाम्स देते रहिए, बार बार बैक दीजिए, मतलब जब तक आप उसे फाइनल नहीं कर लेंगे तब तक आपकी वो डिग्री अप्रूव नहीं होती है। ये अब तक होता है, लेकिन मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम से क्या हुआ, अगर आपने 1 साल का वो कोर्स कर लिया है, बाकी 3 साल आपने नहीं किया, सिर्फ 1 साल का किया है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जहां 50,000 की जॉब नहीं लग सकती है, वहां आपको 5,000 10,000 की जॉब मिल जाएगी, एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, हाँ आपने 1 ईयर पूरा किया। अगर आप 2 साल पूरे कर जाते हैं तो वो डिप्लोमा आपको मिल जाता है, डिप्लोमा से आपकी और थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है। आपने 3-4 साल पूरे कर लिए तो आपको उसकी डिग्री मिल जाती है। मतलब अब वो देखना पड़ेगा उसमें किस किस तरह से अमेंडमेंट है, कि जैसे 4 साल का कोर्स है तो 4 साल पूरा करने पे डिग्री मिलेगी, या 3rd ईयर में भी डिग्री आपको सैंक्शन हो सकती है। तो इस तरह से एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ एक बाउंड नहीं किया जा रहा, बच्चे को लिमिटेशन में नहीं रखा जा रहा है कि नहीं तुझे करना ही करना है। अगर उसकी आर्थिक स्थिति साथ नहीं दे रही है तब भी वो 2 साल पढ़ने के बाद भी अपने घर कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएगा, वरना अब तक क्या होता है, हाथ धो के घर चला जाता है, कुछ उससे मिलता नहीं है। दूसरा क्या है, जिन चीजों को आज तक टाइम वेस्टिंग के सेगमेंट माना जाता था, हमारे खुद मैं बताऊं, मेरी आर्ट बहुत अच्छी थी, मैं पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी किया करता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लगता था नहीं यार ये तो समय की बर्बादी है, हमें तो सिर्फ साइंस पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है। जबकि मैं मैथ्स में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहता था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जबरदस्त से साइंस उसमें मैथमेटिक्स में घुसा दिया। और हालांकि पेरेंट्स की गलती नहीं बता रहा हूँ, कभी आप सोच रहे नहीं पापा मम्मी की गलती बता रहा है, वो उनकी माइंडसेट था उनका। तो मैं आर्ट क्या करता था, मैं कभी कोई पिटा भी करता था, तो हमें क्या लगता था हमारे टाइम में कि नहीं यार ये तो वेस्टिंग ऑफ टाइम है, टोटली वेस्टेज ऑफ मनी, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन आजकल क्या हुआ, ये शिक्षा नीति ने क्या किया, हालांकि इससे पहले भी ऐसा होता था कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक, क्राफ्ट, ये सब क्या थे, ये थे हमारे एजुकेशन में अभी भी है, लेकिन ये क्या है, सहायक शिक्षा में आते हैं। मतलब ये ठीक है कि आप इसे कर रहे हैं, ये अदर करिकुलम एक्टिविटीज हो जाती हैं, ये मतलब मेन शिक्षा में नहीं माने जा सकते। कि आर्ट में बहुत अच्छा है, आर्टिंग बहुत अच्छे करता है, स्पोर्ट्स अच्छा खेल लेता है, क्रिकेट खेल लेता है, म्यूजिक अच्छा बजा लेता है, क्राफ्ट आती है, क्राफ्ट कर लेता है, ये अभी भी है, अभी भी हमारी एजुकेशन में है, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में, बेसिक स्कूल्स में तो ऐसा है नहीं, छोटे स्कूल्स में ऐसा है ही नहीं। तो अब क्या गया, इसको मेन शिक्षा में जोड़ दिया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने किया है कि अगर कोई बच्चा म्यूजिक, कोई स्टूडेंट म्यूजिक में बहुत अच्छा है तो ठीक है, म्यूजिक सीखे, तो म्यूजिक उसका मेन कोर्स इन लोगों ने अब इंक्लूड कर दिया है। समझ आओ। दूसरा पॉइंट इन लोगों ने क्या किया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स खासतौर से समझते होंगे, 10+2। ये पॉइंट समझिए, 10+2। 10+2 में क्या होता था कि प्री प्राइमरी या नर्सरी से क्लासेस से लेके 10th क्लास तक ये एक सेगमेंट था, 10th तक, और 11th और 12th ये 2 सेगमेंट थे, 1+1, यानी 10+1+1। 10+1+1 की एक शिक्षा नीति आज तक हमारे यहाँ चली आ रही है, लेकिन अब उसके टोटली चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया, उसे क्या, 5+3+3+4। अच्छा, यहां बच्चे लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये 4 जो लिखा गया ना, 5+3+3+4, वो सोच रहे हैं 5 का मतलब 5वीं क्लास, दूसरे तीसरे 3 का मतलब होता है 5 का मतलब 5th क्लास तक हो गया, 3 का मतलब हो गया 6 to 8th हो गया, फिर 3 का मतलब हो गया मतलब उसका 9th 10th 11th हो गया, 4 का मतलब 12th के ही उन्होंने ग्रेजुएशन जोड़ दिया, जबकि ऐसा नहीं है। इसको समझिए इसमें क्या है। पहला जो 5 ईयर इन्होंने लिया है, 5+3+3+4, जो पहला 5 लिया है, ये फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया है। जो पहले 3 ईयर्स हैं वो प्री प्राइमरी स्टैंडर्ड के इन लोगों ने जनरेट किए हैं। मतलब प्री प्राइमरी स्कूल होती है, जैसे उसमें LKG UKG वगैरह इसमें रखेंगे, जो भी रखेंगे वो देख लेंगे लोग। फर्स्ट 3 ईयर्स इन्होंने रखे हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। फर्स्ट एंड सेकंड जो बाद के 2 ईयर बचते हैं, 3 ईयर के बाद के जो 2 ईयर्स बचते हैं, वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए है। प्राइमरी बेसिक के लिए क्या रखा है, 3 साल, और फर्स्ट और सेकंड के लिए उन्होंने रखा है बाद के 2 साल। और फर्स्ट और सेकंड में इन्होंने जो फोकस किया है बच्चे पर, बहुत अच्छी चीज पर फोकस किया है, मैथमेटिक्स पे फोकस किया है।
बाकी और सब्जेक्ट्स पे इतना फोकस इन्होंने नहीं किया है, मैथमेटिक्स पे फोकस किया है, और सेकंड फोकस इन्होंने किया है लैंग्वेज के ऊपर। और देखो लैंग्वेज भी फॉरेन लैंग्वेज नहीं लेके आए हैं अभी इसमें, वो 3 भाषाओं को भी इन्होंने इसमें स्किल्स में डाला है। लैंग्वेज पे फोकस किया, और लैंग्वेज कौन सी है फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है या उनकी मातृभाषा है या उनके जो आसपास में बोली जाने वाली भाषा है, उसी पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। फिर आता है थर्ड, 5 आपको समझ में आ गया। फिर जो 3 है, उस 3 में इन्होंने रखा है 3rd to 5th, यानी कि 3rd, 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट्स को इसमें रखा गया है। तो 3rd, 4th, 5th, यहाँ पे 3rd क्लास को लिए वही कुछ खास चीजें इन्होंने नहीं डिस्कस की हैं अभी तक कि 3rd क्लास में क्या करने वाले हैं, लेकिन 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा राइटिंग स्किल्स पे, कर्सिव राइटिंग उसी के अंदर आएगी, और फॉरेन कंट्रीज की जो लैंग्वेज को किस तरह से लिखना होता है, मतलब सारा कंप्लीट इसके अंदर लैंग्वेज को राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा। उसकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कर्सिव होनी चाहिए। इसके अमेंडमेंट ऐसा भी होता है कि राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बच्चा उसी राइटिंग स्किल्स में निकल जाता है। दूसरा पर राइटिंग स्किल्स में पैराग्राफ राइटिंग के बारे में नहीं आएगा, अभी कुछ ऐसा बताया नहीं उन लोगों ने कि पैराग्राफ पे जाएंगे, एसेज पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन राइटिंग स्किल इन्होंने नाम लिया कि राइटिंग स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। फिर आता है दूसरा थर्ड, पहला थर्ड आप समझ गए, दूसरा थर्ड आएगा 6th, 7th, 8th क्लास के लिए। 6th, 7th, 8th क्लास के लिए क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज को एक इंग्लिश को इसमें जोड़ा है। हालांकि अब कंफर्मेशन नहीं दिया इसका कि इंग्लिश उसमें जोड़ी है नहीं जोड़ी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 6th, 7th, 8th क्लास को इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी कर दी जाएगी, इंग्लिश को सिखाया जाएगा इसमें। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में अभी भी अमेंडमेंट चल रहा है, उसको देखते हैं वो क्या इसका डिसीजन निकल के आता है। दूसरी इसमें वोकेशनल कोर्सेज इसके अंदर आ जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जितने भी आपके स्किल्स वाले कोर्सेज हैं जिसमें आप मेहनत कर सकते हैं, टेक्निकल चीजें सीखना चाहते हैं उसमें। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने की है, इंटर्नशिप। अगर स्टूडेंट चाहे तो उसे इंटर्नशिप भी कराई जा सकती है स्टूडेंट के लिए। हो सकता है स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मैं तो इंटर्नशिप करूंगा। दूसरा फिर आता है 4, 5 + 3 + 3, फिर आता है 4 इन्होंने दिया है क्लास 9th to क्लास 12th, कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक। अब इसमें क्या है, इसमें स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए बात की गई, जितना भी आप स्किल इंप्रूव कर सकते हैं उनकी बातें की गई है। और 12th क्लास तक जिस भी स्किल में आप अपने आप को चाहते हैं कि नहीं यार ये मेरे लिए अच्छा फील्ड है, वो 12th क्लास तक पहुंचते पहुंचते उसको महारत मिल जाएगी उस स्किल के अंदर, और वो जो स्किल उसका बन के आएगा उस स्कूल को उसके रिपोर्ट कार्ड पे फोकस किया जाएगा, वहां मेंशन कर दिया जाएगा हाँ ये कृषि में अच्छा है, या इसने स्किल हासिल किया है कानून के एजुकेशन में या किसी और एजुकेशन में। समझ जाएंगे। अब आते हैं आफ्टर 12th के भी इनके पास में पॉइंट्स हैं। एजुकेशन है तो एजुकेशन में 12th के बाद भी एजुकेशन चलनी है, 12th पे एजुकेशन खत्म होती नहीं है, तो उसमें भी इन लोगों ने किया है। उन्होंने क्या किया, जो उच्च शिक्षा है उनके जो कॉलेजेस हैं जो उच्च शिक्षा को कराते हैं, हायर एजुकेशन को कराते हैं, सबके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो एक ऐसा आयोग ये गठन कर रहे हैं जिसमें सभी का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एग्जीक्यूट किया जाए, कि जैसे IBPS करा देता है, SSC करा देता है, ऐसी कॉमन एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम बने जिसमें सभी स्टूडेंट्स उस एग्जाम को दे और मेरिट के हिसाब से उन एजुकेशनल स्कूल्स में या कॉलेजेस में उनका एडमिशन कराया जा सके। ये बहुत अच्छा है। दूसरा चीज क्या है, एक प्रोग्राम ये जनरेट कर रहे हैं। अभी बच्चा क्या करता है, पहले BA करता है, फिर MA करता है, फिर वो MPhil करता है। इन्होंने MPhil को खत्म कर दिया है, यानी कि अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम जाते हैं, कुछ होगा इनका ग्रेजुएशन को अभी कंफर्मेशन नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा, अगर आप 4 ईयर का ग्रेजुएशन एग्जाम करते हैं तो उसके बाद में MA करने के बाद में आपको MPhil करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा MA करना पड़ेगा, मास्टर इन आर्ट्स आपको करना ही पड़ेगा किसी न किसी चीज में। आपने अगर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम लिया है, जैसे BA 4 ईयर का होगा या फिर जो भी होगा 4 ईयर प्रोग्राम आप लेते हैं, उसके बाद MA करते हैं तो आपको MPhil करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। MPhil को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक। दूसरा चीज क्या होता है, जैसे स्टूडेंट होते हैं वो 4 साल के लिए किसी कोर्स में चले गए, इंजीनियरिंग में चले गए या किसी और 4 ईयर या 5 ईयर के प्रोग्राम में अगर चले जाते हैं, लेकिन जैसे वो 1st ईयर और 2nd ईयर करते हैं तो उनके मन में आता है नहीं यार मुझे दूसरा कोर्स करना है। अब वहां भी इन्होंने इसके लिए रास्ता खोल दिया है। इन्होंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप लीव ले सकते हैं, आप छुट्टी ले सकते हैं और उस बीच में आप दूसरा कोर्स कर सकते हैं और वहां आपको परमिशन मिल जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, अब तक भी ऐसा नहीं है। सेम यूनिवर्सिटी से या अलग अलग यूनिवर्सिटी से आप सेम ड्यूरेशन में 2 कोर्सेज एक साथ नहीं कर सकते। बहुत स्टूडेंट करते हैं, वो एक कोर्स को शो करते हैं, एक को छिपा लेते हैं।
लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अगर आप 4 ईयर या 5 ईयर के प्रोग्राम में जा रहे हैं और आप कहते हैं नहीं यार मुझे 2 साल का वो कोर्स और करना है, 2 साल में मैं उस कोर्स को कर सकता हूं, तो आप यहां लीव ले सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और उस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। दूसरा क्या, कॉमन एंट्रेंस मैंने आपको बता ही दिया। एक होता है कि सिलेबस जो है हमारा, सिलेबस आपने कहा जो सिलेबस बनेगा इसमें भारतीय ज्ञान पद्धति कि इंडिया के बारे में बताया जाए, इंडिया में क्या क्या, इंडिया के बारे में नॉलेज दी जाए बच्चों को, उसको शामिल करने के लिए एक आयोग का गठन किया जा रहा है। ये खैर अलग कैटेगरी है, वो आएंगे पॉइंट्स, वो तब देखेंगे सिलेबस में क्या क्या आएगा, ये चीजें। दूसरा एक और चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग किए हुए हैं, इसमें एक सिफारिश की गई है कि जो प्राइवेट स्कूल्स की अपनी मनमानी फीस वसूलने का जो हथकंडा उन लोगों ने बना रखा है कि बढ़िया करोड़ों की बिल्डिंग बना दी और एक ही साथ में वो सारे करोड़ों रुपए ले लिए, बढ़ाते जा रहे हैं फीस, 50-50 हज़ार में एडमिशन ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का 1-1 लाख में एडमिशन और 2-2 लाख में एडमिशन हो रहे हैं। तो जो मनमानी फीस चल रही है उसको कंट्रोल करने की सिफारिश इस नीति के अंदर पेश की गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिफारिश मतलब ये प्राइवेट स्कूल्स पे अभी ऐसे कोई हथकंडा बना नहीं है कि उनको कंट्रोल किया जा सके। अभी तक भी इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस पर कोई नकेल कसी जाएगी, नहीं कसी जाएगी, स्थिति साफ नहीं है। लेकिन एक सिफारिश पेश की गई है, तो एक उम्मीद की किरण जगती है कि हो सकता है ऐसा हो जाए कि आने वाले टाइम में इस पर कंट्रोल। दूसरा पॉइंट, इन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट्स पे फिक्स किए हैं। अब टारगेट क्या है कि जैसे टोटल जीडीपी जो है, टोटल जीडीपी का 6%, अब तक ये कितना था 4.43% एजुकेशन पे खर्च होता था। अब तक 4.43% एजुकेशन पे खर्च होता था, लेकिन अब से 6% एजुकेशन पे खर्च होगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट का डिफरेंस है। दूसरा, 2030 तक 100% एनरोलमेंट इन एजुकेशन होने वाला है। ये पूरी गवर्नमेंट इस चीज पे काम करने वाली है कि 2030 तक, अब देखो ये चुनावी एजेंडा नहीं है, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2030 तक ये क्या है कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल के सिस्टम पे गवर्नमेंट काम करने वाली है। तो देखो मैं तो सेटिस्फाई हूं इस चीज से, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। अब इसमें लेकिन जिस तरह की सिफारिश आई हैं, जिस तरह से इसको बताया गया है कि हाँ ये शिक्षा नीति इस तरह से काम करेगी, अगर ये इस तरह से काम करती है तो ये बेहतरीन शिक्षा नीति है अब तक के टाइम में इंडिया के लिए। और दुआ करते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो और जल्दी से जल्दी जो इसके पॉइंट्स आए हैं उन चीज़ों को जल्दी जल्दी सोसाइटी में इसका असर देखने को मिले। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये टॉपिक, आज का ये पॉइंट हो सकता है आपको अच्छा लगे, हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना जैसा भी हो, अच्छा बुरा गलत वलत जैसा भी आपको हो। बाकी इसका जीएस से मतलब नहीं है, कभी आप सोचो कि सर आपने जीएस पढ़ाना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ मुझे लगा कि नहीं यार ये पॉइंट है बच्चों से डिस्कस करने लायक है, तो मैंने इसको इसी वजह से आपको डिस्कस किया है। तो मिलते हैं आपसे फिर कभी किसी और टॉपिक पे, कोई अच्छा टॉपिक मिलता है तो ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।